टाइम। दोस्तों कैसे हो? मेरे दोस्त से मिलिए, ये है चुंबक। वो हो, अरे तुम लोग पहले से एक दूसरे को जानते हो? क्या बात है, फिर तो मेरे लिए सब आसान हो गया। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं चुंबक और चुंबकीय आकर्षण के बारे में, तो आ जाइए। चुंबक बहुत ही शानदार चीज होती है जो अपने आसपास एक चुंबकीय आकर्षण वाला इलाका बना देती है जो कि इंसानों को दिखाई नहीं देता। इस इलाके को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। अगर एक चुंबकीय चीज इस इलाके में आती है तो वो चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाती है और उसकी तरफ खींची चली आती है, वो भी उसे छुए बगैर। तो है ना बिल्कुल ये जादू। अब देखिए एक चुंबकीय चीज क्या होती है। वो चीजें जो एक चुंबक की तरफ आकर्षित होती हैं उन्हें चुंबकीय चीजें कहा जाता है, और जो चीजें चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होती वो चुंबकीय चीजें नहीं होती। जैसे कि एक लकड़ी या फिर एक कपड़े का टुकड़ा अगर चुंबक के पास रखा जाए तो हिलेगा भी नहीं, लेकिन जिन चीजों में लोहा, निकेल और कोबाल्ट होता है वो चुंबक की तरफ जरूर आकर्षित होते हैं। दोस्तों जब आप एक चुंबक को हवा में लटकाते हैं तो वो उत्तर पश्चिम दिशा में आकर रुकता है। उसका जो कोना उत्तर की तरफ होता है उसे चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो दक्षिण की तरफ होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। दोस्तों मेरे पास आपके लिए एक मजेदार प्रयोग है। ये दो चुंबक लीजिए, इन चुंबकों पर दक्षिण और उत्तरी ध्रुव बने हुए हैं। अब एक जैसे ध्रुवों को पास लाइए और देखिए क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। अब इन अलग ध्रुवों को एक दूसरे के पास लाइए। देखा आपने, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इससे सिद्ध होता है कि अलग अलग ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक जैसे ध्रुव एक दूसरे के पास नहीं आते। हैया! दोस्तों अगर आप एक चुंबक को दो हिस्सों में बांटेंगे तो उसका चुंबकीय क्षेत्र खत्म नहीं होगा, बल्कि इससे आपको दो नए चुंबक मिलेंगे। ट्रिविया टाइम। क्या आप जानते हैं कि धरती भी एक चुंबक की तरह बर्ताव करती है? ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि धरती का भीतरी भाग भी लोहे और निकेल से बना हुआ है, और इसलिए धरती का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है। अगर एक चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है तो वो उन चीजों को भी खींच सकता है जो पानी के नीचे हैं। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ मजेदार बातों के साथ। तो दोस्तों अब मैं चलता हूं। ओह, यहां तो काफी अंधेरा है और मैं आपको देख भी नहीं पा रहा। ओह रुकिए दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि रोशनी ना होती तो क्या होता? तो चलिए आज मैं आपको रोशनी के बारे में बताता हूं। आ जाइए। रोशनी एक तरह की ऊर्जा होती है जो फोटॉन्स की बनी होती है। फोटॉन रोशनी का सबसे छोटा खंड होता है। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि रोशनी चलती कैसे है। देखिए दोस्तों, रोशनी एक अनोखी चीज है जो एक कण और एक तरंग दोनों की तरह बर्ताव करती है। ये अलग अलग तरह के तत्वों के साथ अलग अलग बर्ताव करती है। अगर रोशनी किसी चीज से टकराते हुए उसमें से निकलती है तो उस चीज को एक पारदर्शी चीज कहा जाता है। चलिए एक काम करते हैं, पानी का एक ग्लास लेते हैं और उस पर टॉर्च से रोशनी डालते हैं। देखिए रोशनी इसमें से निकल रही है, तो इससे साबित होता है कि पानी पारदर्शी होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें से रोशनी नहीं निकल पाती और अपना रास्ता बदल लेती है उन चीजों से टकराने के बाद। उन चीजों को कहा जाता है अपारदर्शी। जैसे कि लकड़ी, आपका मोबाइल फोन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और इंसान भी। जी हाँ, इंसान भी अपारदर्शी ही होते हैं। दोस्तों कुछ चीजों में से थोड़ी बहुत रोशनी निकल सकती है और ऐसी चीजों को पारभासी कहा जाता है, जैसे कि प्लास्टिक, बटर पेपर और फ्रॉस्टेड ग्लास। और आपको पता है कि सबसे तेज कौन चल सकता है? जी नहीं, अंतरिक्ष में जाने वाला रॉकेट नहीं, बल्कि वो है रोशनी। वो भी खाली जगह में जहां कोई रुकावट ना हो।
वहां रोशनी 1 सेकंड में 1,60,000 किलोमीटर तक चल सकती है। तो दोस्तों, सूरज और धरती के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है, पर सूरज की रोशनी को धरती तक आने में सिर्फ 8 मिनट ही लगते हैं। क्या कमाल की गति है ना दोस्तों। जब रोशनी अलग अलग माध्यमों में से निकलती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है और कई बार ये मुड़ भी जाती है, और लाइट को इस तरह से मुड़ने को कहा जाता है अपवर्तन। पानी का भरा एक बर्तन लीजिए और उसमें एक पेंसिल रख दीजिए। अब ध्यान से देखिए, क्या आपको पेंसिल मुड़ी हुई लग रही है? अरे नहीं नहीं दोस्तों, पेंसिल मुड़ी हुई नहीं है। रोशनी की तरंगों का अपवर्तन हो गया है, इसलिए आपको पेंसिल मुड़ी हुई लग रही है। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि इंसान बायोल्यूमिनेसेंट है? इसका मतलब है कि इसमें से रोशनी निकल सकती है, लेकिन इसकी चमक उससे 1000 गुना कम है, जो हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। रोशनी को धरती से चांद तक पहुंचने में 1.2 सेकेंड्स लगते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपके दिमाग की बत्ती जला दी ना? तो अगली बार कुछ और मजेदार बातें बताऊंगा। अभी वक्त है मेरे जाने का। हे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम ऊपर क्यों नहीं जाते? मैं हर बार कूदने के बाद नीचे ही क्यों आ जाता हूँ? दरअसल इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। ये एक अदृश्य शक्ति है जो आपको धरती पर खींच लेती है। जाने माने वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने करीब 300 साल पहले गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। क्या आपको पता है, न्यूटन ने एक सेब को पेड़ से नीचे जमीन पर गिरते देखा और सोचा कि ये सेब ऊपर क्यों नहीं जा रहा। फिर उन्हें एहसास हुआ कि कोई ताकत है जो इसे बार बार जमीन पर गिरा रही है, और वो ताकत है गुरुत्वाकर्षण। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोई भी चीज जिसका भार होता है वो उस पर गुरुत्वाकर्षण और बल दोनों ही लगाती है, भार वाली हर दूसरी चीज पर। और ये एक दूसरे को कितनी जोर से खींचते हैं, ये उन चीजों के भार पर निर्भर करता है। इसी तरह से सूरज का गुरुत्वाकर्षण ग्रहों के आसपास गोल गोल घूमता रहता है। धरती भी चांद पर गुरुत्वाकर्षण लगाती है, और इससे चांद धरती के आसपास घूमता रहता है और वो गिरता नहीं है। तो है ना ये कमाल की बात? एक अदृश्य शक्ति कितना कुछ करती है ना हमारी जिंदगी में। उप्स, मैं तो ये बताना भूल ही गया कि समंदर की जो लहरें होती हैं वो भी चांद के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही उठती हैं। 1, 2, 3 ये। वैसे क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक पत्थर कागज के मुकाबले जमीन पर जल्दी क्यों गिरता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा किसी चीज का भार होगा उस पर उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण लगेगा, और जितना कम भार होगा उतना ही कम गुरुत्वाकर्षण लगेगा। ट्रिविया टाइम। चांद का गुरुत्वाकर्षण धरती के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। एक इंसान जिसका वजन धरती पर 60 किलो होगा, उसका वजन चांद पर सिर्फ 10 किलो ही रह जाएगा। जरा सोचिए, आप इन दोनों जगहों पर कितनी दूर तक कूद सकते हैं। तो अगली बार जब आप ऊंची लहरों और चीजों को जमीन पर गिरता हुआ देखें तो समझ जाइएगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो अब मैं चलता हूं। कुछ और मजेदार बातें जानने के लिए अगली बार जरूर आइएगा। दोस्तों, क्या आपको ये आवाजें अच्छी लगती हैं? तो चलिए फिर आज आवाजों की ही बात करते हैं। आ जाइए। आवाज या ध्वनि एक तरंग या कंपन होती है जो 3 तरह के तत्वों से गुजर सकती है: ठोस, तरल और गैस।
और दोस्तों, इसे सुना भी जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता था कि ध्वनि आखिर चलती कैसे है? यह बहुत सरल है। यह सब मैकेनिकल मूवमेंट से शुरू होता है। जैसे आप हॉट चॉकलेट को एक मग में डालते हैं, ताली बजाते हैं या फिर घंटी बजाते हैं। तो जब आप घंटी बजाते हैं तो एक मूवमेंट होती है जिससे दोस्तों कंपन पैदा होती है अणुओं में, जिससे कि उसके आसपास के अणुओं में भी कंपन होने लगती है और यह कंपन एक अणु से दूसरे अणु में चली जाती है और इससे ध्वनि को चलने में मदद मिलती है। आप मुझे सुन नहीं पा रहे ना? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं खाली जगह पर हूं। दोस्तों, जहां पर कोई भी चीज नहीं होती तो उस जगह से ध्वनि बिल्कुल भी पार नहीं हो सकती, क्योंकि यहां किसी भी अणु की कंपन नहीं होती। आवृत्ति, यह भी ध्वनि को नापने का तरीका है। जब एक ही जगह से काफी सारी ध्वनि की तरंगें गुजरती हैं एक ही समय पर, तो इसका मतलब है कि आवृत्ति ज्यादा है। समझे दोस्तों? जब तरंगें कम होती हैं तो हमें कम आवृत्ति वाली ध्वनि की तरंगें सुनाई देती हैं। इंसानों के कान जिन आवृत्तियों को सुन सकते हैं वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इससे ऊपर या इससे नीचे की आवृत्तियों को इंसान बिल्कुल भी नहीं सुन सकते। ज्यादा आवृत्ति वाली ध्वनि हमें एक ऊंची पिच की आवाज देती है। एक गिटार लीजिए और उसकी सबसे भारी स्ट्रिंग बजाइए और सुनिए। अब सबसे पतली स्ट्रिंग बजाइए। क्यों दोस्तों, है ना ध्वनि में फर्क? तो यही फर्क होता है पिच में। ध्वनि की प्रबलता हम वॉल्यूम में नापते हैं और ये कितने वॉल्यूम है ये हम डेसिबल से बताते हैं। आइए आपको वॉल्यूम का एक उदाहरण देता हूं। दोस्तों, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ट्रिविया टाइम। ध्वनि की तरंगें कोनों और बाधाओं से मुड़ सकती हैं। कोई भी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होगी उसे कहा जाता है इंफ्रासाउंड, और कोई भी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होगी उसे कहा जाता है अल्ट्रासाउंड। तो अभी वक्त है मेरे जाने का। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और मजेदार बातों के साथ। ओह, आज पानी क्यों नहीं आ रहा है? बिना पानी के एक दिन रहना भी मुश्किल हो जाता है ना? लेकिन क्या बिना पूरा पानी मिले एक हफ्ते तक रहने की कल्पना कर सकते हैं? ऐसा ही होता है जब सूखा पड़ता है, और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आ जाओ, ज़ूम इन। सूखा पड़ना तब कहा जाता है जब बहुत लंबे समय तक बरसात औसत से कम होती है, जिससे पानी की कमी हो जाती है जमीन पर, एटमॉस्फेयर में या जमीन के नीचे के पानी के स्तर में। सचमुच तबाही मच जाती है जब इसका असर पड़ना शुरू होता है फसलों पर और इंसानों और जानवरों की जिंदगी पर। सूखे की वजह से हो सकती हैं फसलें तबाह, मिट्टी की उर्वरता खत्म, साथ ही पानी की बहुत ज्यादा कमी वगैरह। दोस्तों, सूखे को हम 4 अलग अलग नाम दे सकते हैं। वो हैं मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट्स। इस तरह का सूखा हर इलाके में अलग अलग होता है मौसम के हिसाब से। एग्जाम्पल के लिए, एक साल में 20 इंचेस रेनफॉल नॉर्मल मानी जाती है प्लेस ए के लिए, लेकिन इतनी ही बरसात प्लेस बी के लिए बहुत कम हो सकती है। एग्रीकल्चरल ड्रॉट, यह तब होता है जब उतना पानी ना मिल पाए जितना खेती और फसलों के लिए चाहिए। जैसे कि पूरा पानी ना मिले पौधे लगाने के लिए तो अनाज कम उगेगा, क्योंकि ऐसे में पौधे कम लग पाएंगे। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, ये वो सूखा है जिसमें लगातार कम पानी रहता है धाराओं, नदियों और तालाबों में। इंसानों की हरकतें हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट्स को बढ़ा सकती हैं। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट्स आमतौर पर होता है मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट्स के साथ। सोशो इकोनॉमिक ड्रॉट,
ये तब पड़ता है जब पानी की डिमांड उसकी सप्लाई से बढ़ जाती है। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जब एक स्टेट को उससे कहीं ज्यादा पानी की जरूरत होती है जितना उसे मिल पाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से या फिर कुओं की मदद से। अब जब आपको पता चल चुका है कि सूखा क्या होता है, तो आपको कुछ टिप्स बता देता हूं कि उससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे बड़ी बात जो दिमाग में रखनी चाहिए वो है पानी बचाओ। तो कुछ टिप्स बताता हूं पानी बचाने के लिए सूखे के दिनों में। वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर को शुरू करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से भर लें। फलों और सब्जियों को पानी से भरे बर्तन में धोएं, बजाय नल चलाकर धोने से। नल को चलता ना रहने दें, अपना चेहरा धोते हुए या दांत साफ करते हुए। देर तक ना नहाएं, या अगर आप बाथ टब इस्तेमाल करते हो तो उसे आधा ही भरें। और सबसे जरूरी है रिसाइकल। उस पानी को मत फेंकिए जिसे दोबारा कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे पौधों को देने या सफाई के लिए। ट्रिविया टाइम। धरती पर सिर्फ 0.3% वाटर फ्रेश वाटर के रूप में है, जो इंसानों के पीने के लिए है। कभी पुएब्लो लोगों की भरी पूरी आबादी थी चैको कैनियन न्यू मैक्सिको में, जो कि 13वीं सदी में वहां से चली गई थी 60 साल चले भयंकर सूखे की वजह से। तो दोस्तों, अब आप सूखे के बारे में समझ चुके हैं, साथ ही ये भी कि आप उसमें कैसे बच सकते हैं। और मजेदार फैक्ट्स के लिए अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक मैं डॉक्टर बायनॉक्स ज़ूमिंग आउट।